गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन वनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अपना पार्ट कौन सा चल रहा है? भारत का भूगोल, जिसमें अपन ने लास्ट में क्या छोड़ा था? वनों के वर्गीकरण के अंदर क्या है? अपना वनों का वर्गीकरण है वो क्या है? संविधान के अंदर क्या है? स्वामित्व, प्रशासन और प्रबंधन के आधार पे क्या है आपके वनों का वर्गीकरण है वो 3 भागों के अंदर किया गया था। राजकीय, सामुदायिक और तीसरा कौन सा था? निजी। ये अपन ने क्या कर लिया था? अध्ययन इसके बारे में कर लिया था। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो वन है वो 93% आपके क्या है? राजकीय वन में सम्मिलित किए गए हैं। आपके 3% है वो आपके किसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं? सामुदायिक में। और 1.4% भाग के ऊपर क्या है आपके इस तरीके से वनों का वितरण किया गया है कि निजी, सामुदायिक और आपका कौन सा है 7% भाग है। 7% के लगभग आपका क्या है? ये वन है वो आपका सामुदायिक वनों का वर्गीकरण। इस तरीके से क्या है वनों का वर्गीकरण है वो किया गया है। तो अपन ने क्या है जो अपना टॉपिक चल रहा है वनों के वितरण का, वनों का वर्गीकरण। ये वनों का वर्गीकरण है वो काफी तरीके से है, जैसे वर्षा के आधार पे, तापमान के आधार पे, या किसी राइटर ने मतलब जैसे संविधान के अंदर आपका प्रबंधन के रूप में दे दिया। और जो आपका कौन सा था वो वर्गीकरण संरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है। तो इस तरीके से वनों का वर्गीकरण भारत के अंदर क्या है अलग अलग रूपों से क्या है अलग अलग तरीकों से वनों का वर्गीकरण है वो किया गया है। आज अपन वनों का जो वर्गीकरण है वो किसी राइटर के अनुसार, किसी विद्वान के द्वारा क्या है वर्गीकरण है भारत का वनों का। तो वो अपन आज अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो वर्गीकरण है वो क्या है? भौगोलिक वर्गीकरण माना गया है। वनों का जो वर्गीकरण है वो भौगोलिक वर्गीकरण यानी कि जो अपने आसपास के अंदर जो दिखाई दे रहा है अपना जो मतलब वातावरण है, उस वातावरण में आपका भौगोलिक वातावरण में वर्षा भी आती है, तापमान भी आता है, आर्द्रता भी आता है। तो इस तरीके से क्या है वनों का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। विद्वान आपके कौन से हैं? डडले स्टाम्प ने क्या है भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इन्होंने क्या है वर्षा के वार्षिक वितरण के आधार पे, डडले स्टाम्प, देखो डडले स्टाम्प ने क्या है भौगोलिक वितरण प्रस्तुत किया। आधार क्या माना? आधार उन्होंने क्या माना? वर्षा को। भौगोलिक आधार जो वितरण जो प्रस्तुत किया वनों का, डडले स्टैम्प ने भौगोलिक वितरण प्रस्तुत किया। और क्या है वनों का जो वर्गीकरण किया जा रहा है, अपना वनों का जो टॉपिक है वनों का जो वर्गीकरण किया भारत के अंदर डडले स्टाम्प ने, तो उन्होंने अपने भौगोलिक वातावरण में भौगोलिक वितरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व माना वो क्या है? वर्षा को माना। और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या है वनों को 4 भागों के अंदर बांटा गया। 4 भाग कौन से? सबसे पहले आपका सदाबहार वन, दूसरा है सदाबहार कह सकते हैं या सदाहरित वन कह सकते हैं, दूसरा आपका मानसूनी वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। सदाहरित वन कह सकते हैं, देखो सदाहरित वन। दूसरा उन्होंने माना मानसूनी वन, दूसरा उन्होंने क्या? मानसूनी वन। और तीसरा उन्होंने क्या माना? मरुस्थलीय वन। और चौथा उन्होंने क्या माना?
मरुस्थलीय वनों के साथ साथ में उन्होंने शुष्क वन, इसको क्या, इसकी जगह अपन पहले शुष्क लिख लेते हैं, शुष्क वन, और चौथा आपका मरुस्थलीय वन। इस तरीके से क्या है, इन्होंने वर्षा के आधार पे, अब देखना वर्षा के आधार पे कैसे इन्होंने, कि आपने वनों का तो जो वर्गीकरण कर दिया वर्षा के आधार पे, वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण किस आधार पे किया, स्टैम्प ने आपका वर्षा के आधार पे। वर्षा के आधार पे देखो किस तरीके से, एक तरफ उन्होंने क्या रखा, औसत वार्षिक वर्षा, और दूसरी तरफ उन्होंने दिया मंडल की कौन कौन से क्षेत्र में कितनी जो बरसात होती है वो रख दिया। एक तरफ आपका औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में, क्योंकि वर्षा को किस में रखते हैं, सेंटीमीटर में, और एक तरफ क्या रख दिया, मंडल, ठीक है, मंडल यानी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में सदा हरित वन है, देखो अपन आइडिया भी लगा सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या है, आपके जो वनस्पति होती है वो सदा हरी भरी कहां पे होगी, जहां पे क्या होगी आपकी वर्षा, यानी कि सदा हरित जो वन होंगे वहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, ठीक है। 200 सेंटीमीटर पे जहां पे बरसात होगी, उन वर्षा वाले क्षेत्रों को उन्होंने क्या कर दिया, सदा हरित वन, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या रखा, दूसरा उन्होंने रखा 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, और तीसरा उन्होंने क्या रखा, 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और लास्ट क्या रख दिया, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो ये तो क्या हो गया आपका, देखो इधर देखो, पहले आप उन्होंने क्या है, 4 भागों के अंदर वनों को विभाजित किया, किसने, डडले स्टैम्प ने, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है, वनों को 4 भागों में बांट दिया, सदाहरित वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और आपका मरुस्थलीय वन। अब इसके अंदर आपकी जो वर्षा है वो क्या है, मेन हेडिंग रख दी, क्योंकि इनका आधार क्या है, वर्षा है। उसके बाद उन्होंने वर्षा को, जो वार्षिक वर्षा, ऐसे नहीं है 2-4 महीने की वर्षा, पूरे साल के अंदर जो बरसात होती है उसे क्या कहते हैं, वार्षिक वर्षा का नाम दिया जाता है। तो सदा हरित वन होंगे तो वनों को सबसे पहले जो विकास करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक तो आपकी वर्षा हो, दूसरा क्या हो, उसको प्रकाश मिलता रहे, और तीसरा उसको खनिज पदार्थ मिलते रहे। तो इनके द्वारा क्या है, वनों का विकास है वो होता है। तो आपका 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों के अंदर तो कौन से होंगे, सदाहरित वन, और मानसूनी में 100 से 200, शुष्क में आप पे 50 से 100 सेंटीमीटर, और मरुस्थलीय जो हो जाएगा उसके अंदर कौन से आ जाएंगे, आपके 50 से कम वर्षा वाले आ जाएंगे। अब क्या है, मंडल के अंदर आर्द्र, उपाद्र, शुष्क, अति शुष्क। देखो ये तो क्या हो जाएगा, आर्द्र, उपाद्र, शुष्क, अति शुष्क। देखो आर्द्र का मतलब क्या है, जहां पे बहुत ज्यादा बरसात होती है, नमी बनी रहती है, दलदली जो क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं कि वहां पे क्या होती है, बरसात आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वो क्षेत्र किस में रखे गए, आपके आर्द्र क्षेत्रों में रखे गए। फिर है जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर रखे गए, उन क्षेत्रों को उपाद्र क्षेत्रों के अंदर मतलब मंडल बना दिए गए। फिर आपका 50 से 100 सेंटीमीटर है तो उनको शुष्क कह दिया गया, और जो 50 सेंटीमीटर से भी कम है वो आपके कौन से बन गए, अति शुष्क क्षेत्र हैं, मंडल बन गए। तो इस तरीके से क्या है,
डडले स्टैम्प ने क्या है, भौगोलिक वितरण को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वर्षा के आधार पे वनों को 4 भागों में डिवाइड किया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अभी आगे और पढ़ाऊंगी, 10 सेकंड का टाइम दे रही। हो गया। आगे आपका जो भारत का मेन जो वर्गीकरण है, जो लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विस्तृत अध्ययन जिसका है, डीपली अपन चर्चा करेंगे जिस वनों के प्रकारों की, तो वो आपका है जीएस पुरी। जीएस पुरी ने क्या है, वनों का वर्गीकरण है, भारत की वनस्पति का क्या है, जीएस पुरी ने 1960 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इन्होंने भी क्या है, वर्षा आर्द्रता के आधार पे क्या है, इन्होंने क्या है, देखो 1936 में जी एस पुरी, 1936 में जीएस पुरी ने, 1936 नहीं 1960 आएगा, 1960 में जीएस पुरी ने वनों, भारत के वनों को अलग अलग भागों में बांटते हुए आधार के रूप में आपका तापमान, आर्द्रता और किसको लिया, जो आपका तापमान आर्द्रता के साथ में उन्होंने क्या है, वर्षा को क्या बनाया, आधार बनाया। तापमान, वर्षा, आर्द्रता को आधार मानते हुए भारत की वनस्पति का वर्गीकरण 5 भागों में बांटा। ठीक है, किसने, सबसे पहले तो क्या है, डडले स्टैम्प ने क्या है, वनों का वर्गीकरण दिया। वनों के वर्गीकरण में उन्होंने सिर्फ क्या है, वर्षा को आधार माना और वर्षा के आधार पे क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन, और मंडल बना दिए कि इस मंडल के अंदर ये क्या है, इस तरीके से वनों का वर्गीकरण है वो पाया जाता है। बात करते हैं आगे, तो 1960 के अंदर क्या है, जीएस पुरी ने भारत के वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और आधार क्या माना, तापमान, आर्द्रता, वर्षा को आधार मानते हुए भारत की वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, बांटा गया, उसके अंदर 5 भाग कौन से हैं, आपके 5 भागों के अंदर बांटा गया। उन 5 भागों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे और इनका अपन क्या है, डिटेल से चर्चा करने के साथ साथ मैप में ये देखेंगे, मानचित्र में बनाऊंगी, मानचित्र में बताऊंगी कि कौन कौन से राज्यों के अंदर, कौन कौन से तटों के पास में, कौन से क्षेत्र आपके दलदली हैं, कौन कौन से आपके पर्वतीय क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं, डेल्टाई वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, लिख लेते हैं उष्णकटिबंधीय
सदा बहार वन, पहले वन। दूसरे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तीसरा आपका मरुस्थलीय व कांटेदार झाड़ियों वाले वन। पांचवा है पर्वतीय वन, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है आपका डेल्टाई वन। अब क्या है, इन सब की क्या है अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से इनको पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्रों के अंदर ये वनस्पति पाई जाती है, ये सदाबहार वनस्पति क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये सदाबहार वनस्पति है वो क्या काम आती है, इनके वृक्ष कैसे होते हैं, इनकी ऊंचाई कैसी होती है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तापमान कितनी होती है, आर्द्रता कितनी पाई जाती है, कौन कौन से राज्यों के अंदर होते हैं, इन क्षेत्रों की ओर विशेषता के रूप में देखते हैं तो इन वृक्षों के अंदर कौन कौन से वृक्ष आते हैं। आपकी इन वृक्षों की जो लकड़ियां होती है ये इमारती लकड़ियों के रूप में जानी जाती हैं या गौण वनस्पति के रूप में जानी जाती है। तो ये सारी विशेषताएं क्या है अपन भारत की वनस्पति के अंदर अध्ययन करेंगे। अब एक एक वनस्पति एक एक वन है वो उठाते जाएंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में मैं समझाती जाऊंगी और लास्ट में मैप बना के मानचित्र बना के उसमें दर्शा देंगे कि 5 जो भारत के वनस्पति हैं वो आपके इन राज्यों के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले उठाते हैं उष्णकटिबंधीय। देखो सबसे पहले इजी वाला बता देती हूँ। सबसे पहला जो आपका वन है वो उठाते हैं राजस्थान के अंदर अपन रह रहे हैं तो राजस्थान के अंदर आप लोगों को भी पता होगा कि कौन सी वनस्पति है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले मरुस्थलीय व कांटेदार वन। पहली जो वनस्पति है इसकी विशेषताएं हैं वो उसका अध्ययन अपन करेंगे। तो इसकी विशेषता के रूप में पहला देखते हैं तो सबसे पहला मेन पॉइंट देखेंगे यहाँ पे वर्षा। तो वर्षा है वो कितनी होती है, देखा जाए मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर तो यहाँ पे जो बरसात होती है वो क्या है आपकी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। देखो जो जलवायु का टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जलवायु का टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैंने आप लोगों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी पढ़ाया था, उत्तरी पश्चिमी मानसून भी पढ़ाया था और उसी के आधार पे आपकी बरसात है वो होती है। उस आधार पे क्या है अधिक वर्षा वाले राज्य और कम वर्षा वाले राज्य। तो जहां पे वर्षा का जो रेशियो है, जो वर्षा अधिक होती है वहीं पे क्या है आपके पेड़ पौधे हैं वो अधिक मात्रा में मिलेंगे और जहां पे वनस्पति है कम पाई जाती है तो वहां पे रीजन है कि वहां पे क्या है आपकी वर्षा है वो कम होती है। तो सबसे पहला मेन रीजन मरुस्थलीय क्यों है, मरुस्थलीय जो वन पाए जाते हैं भारत के अंदर तो वो जो मरुस्थलीय वन है उनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले तो वो क्या है कांटेदार वृक्षों के रूप में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, पहला रीजन आपका यहाँ पे सबसे पहला मेन रीजन है कि ये कौन से मरुस्थलीय वन है वो क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्षा का जो आपका रेशियो है, वर्षा है वो क्या है आपकी 50 सेंटीमीटर से भी कम मिलती है। वन भारत के शुष्क भागों के अंदर ये जो वनस्पति है वो क्या है शुष्क भागों के अंदर मिलती है। दूसरा है आपका शुष्क
प्रदेशों में मिलती है कौन सी वनस्पति? मरुस्थलीय वनस्पति। शुष्क प्रदेशों में मिलती है। तीसरा, अगर इसकी बात की जाए वनों की, तो ये जो वन है वो क्या है? कटीली झाड़ियों के रूप में ये वन कटीली झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। आगे इसकी विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में तापमान अधिक व वर्षा कम मिलती है, जिससे यहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है। देखो, इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे क्या है? शुष्क क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपका तापमान तो अधिक होता है, वर्षा कम होती है। अगर ऐसा रहता है तो वर्षा का जो तापमान होता, वर्षा जो होगी वो भी क्या है? अधिक ताप के कारण क्या हो जाएगी? वाष्पीकृत हो जाएगी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे क्या होता है? वर्षा से अधिक इन क्षेत्रों में वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है। ठीक है। वृक्ष कैसे पाए जाते हैं? कांटेदार पाए जाते हैं। ठीक है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और वृक्षों के रूप में कैसे वृक्ष? जैसे खेजड़ी, बबूल, नागफनी, कैक्टस, पलास, रोहिड़ा। ठीक है, ये जो वृक्ष है ना आपके, लगभग क्या है? ये वृक्ष इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ की जो वनों की विशेषता के साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? और दो चार जो वृक्ष हैं वो क्या है? जैसे केर है, बेर है, आपका रीठा है, खजूर है। केर, बेर, रीठा, आंवला, ये आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन पेड़ों की अगर पत्तियों की बात करते हैं तो इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और जड़ें काफी लंबी गहराई में मिलती हैं। काफी गहराई में मिलती हैं। मिलने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पानी की कमी पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? आपके जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? काफी गहराई के अंदर मिलती हैं। और इनकी विशेषता अगर देखते हैं तो इन लकड़ियों का क्या है? उपयोग केवल क्या है? ईंधन के रूप में ही किया जाता है। मानव के लिए क्या है? ये जैसे आपका खजूर है, रोहिड़ा, बबूल है, इनकी जो क्या होती है? लकड़ियां होती हैं वो क्या है? आपकी जलाने के काम में
आती हैं। तो इस तरीके से इन जो पौधों की इनके जो उपयोग है वो उपयोग में अपन लिख सकते हैं, इन वनों की लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। जो घर के अंदर खाना बनाया जाता है उसमें क्या है, जलाने के काम में आ जाती हैं। बात करते हैं इनके अंदर क्षेत्रों की, तो आपके कौन कौन से क्षेत्र इसमें लगते हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम के अंदर आपका पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का भीतरी प्रदेश इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। देखो क्षेत्र की अगर बात करते हैं, क्षेत्र तो कौन कौन से राज्य आएंगे आपका, पहला राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका गुजरात और इसी के साथ में कर्नाटक का क्या का आंतरिक भाग, ये क्या है आपके मरुस्थलीय वनों के अंदर इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो इसके अंदर आपका क्या है, पंजाब हरियाणा है, वो नहीं आएगा, ठीक है। पंजाब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, कर्नाटक, गुजरात, ये जो क्षेत्र हैं लगभग इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। आगे है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे आपका जो वन है वो कौन सा है, पर्वतीय वन, ठीक है। पर्वतीय वन की चर्चा करेंगे। अब नाम तुम्हारा क्या आ गया, पर्वतीय, तो पर्वतीय वनों के अंदर आपकी क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं वो भी देखने को मिलते हैं। आपका हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण के अंदर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, सह्याद्री की पहाड़ियां हो गई, पूर्व में आपकी गोरा खासी की पहाड़ियां हो गई। तो इस तरीके से क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भी क्या है, वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कौन कौन से वृक्ष हैं, वर्षा कितनी होती है, आर्द्रता कितनी होती है, तापमान कितना पाया जाता है, ये सभी अपन क्या है विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। पर्वतीय वन, दूसरे वन है पर्वतीय वन। अब क्या है, पर्वतीय वनों की अगर विशेषता देखते हैं तो पर्वतीय वनों के अंदर आपका सबसे पहला जो देखा जाए तो आपका हिमालय वाला क्षेत्र आएगा। ये क्या है, हिमालय पर्वतीय भाग के अंदर क्या है, इनका विस्तार है वो देखने को मिलता है। पूर्व में आपका असम और उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर तक ये क्या है आपके हिमालय के अंदर आपके हिमालय क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो क्या है, हिमालय के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं, पर्वतीय वृक्ष माने जाते हैं। इन वनों की क्या है, ऊंचाई के आधार पे ही क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ क्या है, जलवायु के तत्वों की मात्रा के अंदर क्या है अंतर पाया जाता है। जैसे हिमालय पे क्या है 1500 मीटर की ऊंचाई तक तो क्या है आपके सदाबहार वन और पतझड़ वन दोनों मिलते हैं। कितने मीटर की ऊंचाई पे, 15,000 मीटर की ऊंचाई पे तो आपकी कौन सी सदाबहार वनस्पति है वो मिलती है। दूसरा क्या, सदाबहार के साथ में आपकी पतझड़ वनस्पति है वो भी आएगी। उसी के साथ बात करते हैं 1500 से 250 में, तो आप 1500-250 मीटर में आपकी कौन सी वनस्पति है, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है आपके 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पे कोणधारी वन है, वनस्पति है वो आती है।
तो इस क्षेत्र में क्या है, पर्वतीय वनों के अंदर वनस्पति को कितने हिस्सों के अंदर बांट दिया गया, एक तो सदाबहार वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति और कोणधारी वन। देखो इसमें हिमालय के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो क्या है, कश्मीर से असम तक फैला क्षेत्र है। इन वनों को ऊंचाई के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब 3 हिस्से कौन से हो गए आपके, सबसे पहले कौन सा आपका सदाबहार वन व पतझड़ वन। दूसरा कौन सा आएगा आपका, 3 भाग बताए थे ना, एक आपका सदाबहार और पतझड़ वन और दूसरा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और तीसरा है आपका कोणधारी वन। अब इन वनों की क्या है ऊंचाई आपकी 1500 मीटर, ये क्या है आपके 1500 से 2500 मीटर और ये क्या है 2500 से 2500 मीटर से आपके 4050 मीटर तक इनकी ऊंचाई है वो पाई जाती है। यानी कि ऊंचाई के आधार पे इन वनों का वर्गीकरण किया गया। सदाबहार वनस्पति के अंदर आपके 2 तरह के वनस्पति, सदाबहार और पतझड़ वन। पतझड़ वन इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, मौसम के अनुसार जैसे ही पतझड़ वन आती है आपके अप्रैल मई के अंदर, तो पहली जब बरसात और हवा चलती है उसी टाइम अपने सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, वो आपके पतझड़ वन कहलाते हैं। पतझड़ वनों के अंदर क्या होती है, आपकी बरसात है वो लगभग आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। बात करते हैं सदाबहार वनों की, तो सदाबहार वनों के अंदर क्या होता है, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी बरसात है वो 200 सेंटीमीटर के लगभग रखी जाती है। इन क्षेत्रों को क्या है, आपकी ऊंचाई के आधार पे क्या किया गया, वनों का वर्गीकरण किया गया। वनों के वर्गीकरण के अंदर क्या है, इन वनों के अंदर आपके क्या है, आपका मीटर तक क्या है ये वन जो पाए जाते हैं। इसके आधार पे क्या है, यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ओक, देवदार और वृक्ष और मैपिल, ओक, देवदार, बर्च, ओक, देवदार, बर्च वनस्पति है यानी वन है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं आपके कोणधारी वनों के अंदर, तो आपके कोणधारी वनों के अंदर कौन कौन से, स्प्रूस है, चीड़ है, सनोवर है, ब्लू पाइन है, ये वनस्पति है वो मिलती है। कौन कौन सी, फर, स्प्रूस, चीड़, ब्लू पाइन, ये वनस्पति है इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी क्या,
450 मीटर से 4800 मीटर पे आपके कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति है वो देखने को मिलती है। आगे एक और वनस्पति है आपकी टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वन। इनकी जो ऊंचाई है वो क्या है? 4500 से लेकर 4800 मीटर तक ये वनस्पति पाई जाती है। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं आपके, तो आपकी कोणधारी वन कौन से हो गए? फर, स्प्रूस, चीड़, ब्लू लाइन। और टुंड्रा वनस्पति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? इन भागों के अंदर घास, काई और लीचें जो उगती है उसे क्या कहा जाता है? और ये जो उगती है वो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। टुंड्रा जो वन है, क्योंकि इनकी ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पे जो वनस्पति है वो घास के रूप में, जैसे आपकी काई है, लीचेन है और घास है वो पाई जाती है। तो लिख देती हूँ, घास, काई, लीचेन आदि क्या है? पाई जाती है। तो इस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों की ये विशेषता है देखने को मिलती है। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है? अगर बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर यातायात की समस्या आती है। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं तो यहाँ पे काटने, जब जैसे मान लो कोई भी उद्योग स्थापित करना है तो वहां की वनस्पति को काटने के बाद में ही तो उद्योग धंधा स्थापित किया जाएगा। तो वहां पे वनस्पति अगर काट ली जाती है तो उनको लाने ले जाने की सुविधा के अंदर क्या है? अड़चनें आती हैं कि उनको लाने ले जाने में क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके से क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर क्या है? वनस्पति तो बहुत होती है, लेकिन क्या है? ये जो वनस्पति है वो यातायात से बाधित होती है। जो आपका टुंड्रा क्षेत्र और कोणधारी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? अधिकतर क्या है? हिम है वो जमी हुई मिलती है, बर्फ है वो जमी हुई मिलती है। आगे अगर बात करते हैं तो इनका जो विकास है वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे विकास है वो कम हुआ है या अल्प मात्रा में यहाँ पे विकास है वो देखने को मिलता है। बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र के अंदर, तो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर भी क्या है? आपकी पश्चिमी घाट है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, आपकी जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई है, सह्याद्री है। ये जो आपकी पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे भी क्या है? आपकी जो वन है वो देखने को मिलते हैं। इसी क्षेत्र में अगर अपन बात कर लेते हैं, जो नीलगिरी के अंदर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पे भी क्या है? आपकी जो वनस्पति है वो पाई जाती है। ऊंचाई के आधार पर ही इसी क्षेत्र के अंदर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इन वनों की विशेषताओं की, पर्वतीय वनों की विशेषताएं। ये तो क्या है? ऊंचाई के आधार पे क्या है? वनों का वर्गीकरण है वो किया गया है। और साथ ही में क्या है? दक्षिणी क्षेत्र के अंदर आपकी जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं वहां पे भी क्या है? पर्वतीय वन है वो शीतोष्ण, आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के आधार पर, ऊंचाई के आधार पे वनस्पति है वो मिलती है। इन वनों के अंदर क्या है? ऊंचाई के अनुसार क्या है? ऊंचाई के अनुसार वृक्ष व वनों की श्रेणी में भिन्नता देखने को मिलती है। वनस्पति सदाबहार वनस्पति के अंदर क्या है? शीतोष्ण व ऊंचाई के आधार पे क्या है? कोणधारी वन है, आपके टुंड्रा वनस्पति है, आपकी कौन सी सदाबहार, शीतोष्ण, टुंड्रा और टैगा जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ में क्या है? यहाँ पे विशेष उपयोगी और बहुमूल्य जो लकड़ियां हैं वो भी क्या है? देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे क्या है? आपकी मतलब जो लकड़ी होती है वो बहुमूल्य होती है और विशेष उपयोग में आने वाली होती है, लेकिन उनका क्या है? यातायात के आधार पे क्या है? विदोहन है वो नहीं हो पाता। और यहाँ पे क्या है? अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं वो भी मिलती हैं। देखो विशेषताएं किनकी? पर्वतीय वनों की। देखो पर्वतीय
क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुमूल्य जड़ी बूटियां दवा के रूप में मिलती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो भाग है वो क्या है, इस क्षेत्र में उपयोगी व बहुमूल्य लकड़ियां मिलती हैं, लेकिन निर्गम या पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इन लकड़ियों को लाने का कार्य बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इन पर्वतीय क्षेत्रों की क्या है विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। तो ये क्या है आपका वनस्पति के आधार पे अपन ने क्या है वनों का वर्गीकरण अध्ययन किया है। आगे जो बच गए हैं वो अगले टॉपिक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।